हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा। स्वागत है आपका अभ्युदय के इस ऑनलाइन क्लास में। इससे पिछली वाली जो स्ट्रीम है वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बंद हो गई थी, इसलिए नई स्ट्रीम जो है फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी आ जाए ताकि आज की जो क्लास है स्टार्ट कर सके। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की जो क्लास है वो जो है उत्सर्जन तंत्र पर बेस है। उत्सर्जन तंत्र यानी कि एसपीटी सिस्टम क्या होती है, कौन कौन सी चीजें आपको इसमें जाननी है, उसे हम देखते हैं। तो आप सभी आ जाए। आप सभी का जो है अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। यूनेस, अक्षय, ऋषिकेश, गुड इवनिंग। फटाफट आप सभी आ जाए बच्चों ताकि स्टार्ट कर सके। जी, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि एस्केटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र हिंदी में से कहते हैं। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र और किस तरीके से काम करता है, इसकी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। देखो, उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो आप बोल सकते हो कि रिमूव एक्सेस वाटर एंड यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम आवर ब्लड। हमारे रक्त से जितने भी एक्सेस वाटर, अतिरिक्त जल बोल लो, यूरिया बोल लो, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, उन सभी का जो निष्कासन होता है वो एस्केटरी सिस्टम कहलाता है। गुड इवनिंग। ठीक है, बिल्कुल आगे सारे के सारे। ठीक है, फिर से सुन लो कि एक ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत हमारे शरीर से अतिरिक्त जल, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और हानिकारक पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और इस तंत्र में जो भी अंग पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी हेल्पिंग ऑर्गन होते हैं, उसे एस्केटरी ऑर्गन कहेंगे, उत्सर्जन अंग कहेंगे। क्लियर है? अब एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो हमारे शरीर से उत्सर्जन करते हैं, यानी कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उन्हें हम क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो भाई किडनी होगी, जो हमारे शरीर से एक्सेस वाटर और यूरिया को फिल्टर करता है। अब उस बोलोगे से किडनी कैसे करता है? तो देखो, किडनी कैसे करता है, पिछली क्लास अगर थोड़ी बहुत याद होगी आपको, डाइजेशन वाली, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा बताया था कि आप जो भी कुछ खाते हो, ये रहा अमाशय, ठीक है, ये देखो, ये रहा अमाशय, ये रहा आपकी आपकी छोटी, अच्छा छोटी मैं ऐसे बना देता हूँ समझाने के लिए केवल, ठीक है, ये रहा। अब एक बार देखो, जो भी कुछ आपने खाया 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 अमाशय में आया, अमाशय के थ्रू कहाँ पे आया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आना स्टार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आना स्टार्ट हो गया। तो डाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि लार्ज पार्टिकल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि बड़े बड़े पदार्थों का छोटे छोटे तथा सूक्ष्म तत्वों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो पाचन के थ्रू क्या हुआ कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो किस में चेंज हो गया? ग्लूकोज में। और ये प्रोटीन अमीनो एसिड में। ये तो चेंज हुआ। अब एक चीज मुझे बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट के बाद ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड ये एब्जॉर्ब कहाँ हुए? मैंने बताया था आपको कि जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है इसमें एब्जॉर्ब हो गए। अब इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है बच्चों, वो क्या होती है? वो जुड़ी होती है डायरेक्ट किससे? आपके लीवर के थ्रू। किसके थ्रू? लीवर के थ्रू। मैं यहाँ पे एक लीवर भी बना लेता हूँ, ये मैंने लीवर बना लिया, ये लीवर बना लिया, ठीक है, ये लीवर है। तो इंटेस्टाइन से लेकर के जो लीवर तक की जो वेन्स होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हैप्टिक पोर्टल वेन। ये क्या है? हैप्टिक पोर्टल वेन। हैप्टिक पोर्टल वेन, यानी कि जो भी कुछ खाया आपने, जो भी एब्जॉर्ब किया, जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड, हाँ हेलो, हाँ सर अभी आ गया वापस, मैं क्लास में हूँ। हाँ, सॉरी, ठीक है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड ग्लूकोज है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को चाहिए। तो अब ये कहाँ जा रहा है? ये है जो भी आपने डाइजेशन में एब्जॉर्ब किया वो कहाँ चला गया? लीवर के पास, हैप्टिक बॉटल बोन के थ्रू। अब एक बात बताओ, ये तो हमें बताइए अच्छी चीजें हैं, लेकिन बच्चों एक बात बताओ कि जो भी चीजें आपने खाई हैं,
क्या वो सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए चाहिए? ऐसा तो नहीं कि केवल आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही खाया, हो सकता है कुछ ऐसे प्रोटीन खा लीजिए जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी को नीड नहीं है, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो वो भी तो लीवर में जाएगा ना। तो जो भी एक्सेस प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है, वो लीवर से क्या किसमें चेंज कर देगा? उसे चेंज कर देगा अमोनिया में, और साथ में यूरिया के अंदर में चेंज कर देगा, जो भी हानिकारक सब्सटेंस है। तो अब ये जो अमोनिया और ये यूरिया है, वो हमारी बॉडी में रहना अच्छा है या बुरा है? भाई ऑब्वियसली सी बात है, वो अच्छी तो है नहीं। अब वो क्या चाहिए? अब ये हमारी बॉडी से अमोनिया और यूरिया को बाहर निकालना है। तो लीवर क्या करेगा कि जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें अच्छी चीजें और बुरी चीजें वो वापस किसके पास भेज देगा? वो वापस भेज देगा किसके पास? किडनी के पास। अब वो किडनी के पास क्यों? ताकि किडनी अच्छे सब्सटेंस को फिल्टर करके हार्ट के पास पहुंचा दे, और जो भी हानिकारक सब्सटेंस है जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो, वो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर कर दे। यानी कि अब यहाँ पे ये जो किडनी वाला सिस्टम है, यानी कि किडनी एक प्रकार का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक मुख्य प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तो जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? सबसे महत्वपूर्ण हो गया आपका किडनी। क्लियर है? इतने सारे क्वेश्चन बच्चों, क्या मैसेज कर रहे हो आप सभी के सभी? जो भी पर्सनल बातें वो यहां नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब पर्सनल बातें करते हो, होता क्या है कि जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये सब चीजें जो भी हैं, अगर आप यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन करोगे, मैं यहाँ से ब्लॉक मार दूंगा आपको। ठीक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं करनी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछे, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन होते हैं ना, वो चीजें फिर यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। अब अगर कोई भी पर्सनल टॉक करेगा उसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछो, पर्सनल टॉक नहीं। चलो, ये समझ में आ गया कि भाई एस्केडी सिस्टम की बात करें तो मेन इसमें कौन सा हो गया? मेन जो हो गया आपका, वो हो गया आपका जाकर के किडनी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा एस्कॉटी ऑर्गन है। नेक्स्ट है लंग्स। भाई लंग्स के बारे में कौन नहीं जानता? लंग्स जो है वो हमारी बॉडी से, आप बोल सकते हो हमारे ब्लड से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करता है। हम जो भी सांस लेते हैं उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो पता ही होगा। ऑक्सीजन चाहिए हमें, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हो गया, फिर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सांस छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। यानी कि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने का काम ये लंग्स करता है। तो ये भी तो एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया ना। क्लियर है? क्लियर है? चलो कोई बात नहीं पिंकी, कोई बात नहीं ऋषिकेश, कोई दिक्कत नहीं ना। जो क्वेश्चन बच्चे, आप जो क्वेश्चन, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो क्वेश्चन फिर मिस हो जाता है मेरे से, इतने फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ता है, तो इतना टाइम तो होता नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन के बारे में। स्किन क्या करता है गाइस? हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर को, जैसे स्वेट को आप बोल सकते हो, हमारी बॉडी से क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हम बात करें स्किन के बारे में, तो स्किन हमारे शरीर से पसीना जो है वो क्या करता है? स्रावित करता है। ठीक है, स्रावित करता है पसीना। तो पसीने में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स, मतलब आप बोल सकते हो कौन कौन से केमिकल्स, मुझे बताओ यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अगर ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर रह जाए तो क्या होगा कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा लीवर की जब हम बात करते हैं तो लीवर भी हमारी बॉडी से बहुत सारे सब्सटेंस को, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, उनको भी रिमूव करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें उत्सर्जन अंग के बारे में, तो उत्सर्जन अंग की बात की जाए तो 5 उत्सर्जित अंग है जो मेन है। एक है किडनी, दूसरा है लंग्स, तीसरा है स्किन, चौथा है लीवर। क्लियर है? हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किडनी के बारे में मेन, लंग्स में हम रेस्पिरेशन में बात करेंगे, स्किन की बात करते हैं वो सेंस ऑर्गन में करेंगे, और लीवर तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो हम बात करते हैं आज मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, किडनी के बारे में कि आखिर किडनी जो होती है वो क्या होती है, किडनी कौन कौन से पार्ट से जुड़ी होती है। सर आपने जो भी पढ़ा है उससे बहुत सारे क्वेश्चन जीएस में आए हैं। हाँ बिल्कुल, हमेशा आएंगे बच्चे। किडनी इफेक्ट कैसे हो जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताऊंगा आपको। सर ह्यूमन टेक ओनली ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर में ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन इनटेक करता है। ठीक है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम के बारे में, तो ये जो मूत्र तंत्र होता है उसमें कितने पार्ट इंक्लूड होते हैं। तो देखो अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम के अंदर में, तो सबसे पहली बात तो क्या, एक जोड़ी क्या होती है? किडनी होती है। दूसरा आपकी एक जोड़ी यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी होती है। उसके बाद क्या,
एक जो होती है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि एक मूत्राशय होता है, और एक जो होता है यूथ्रा होता है। अब बोलोगे सर इसकी हिंदी भी बता दीजिए, तो हाँ मैं हिंदी बता देता हूँ। देखो एक पेयर की जब हम बात करें बच्चों, तो एक पेयर में यहाँ पे देख रहे हो ये है किडनी, ये क्या है, किडनी है। इसको हिंदी में कहते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कहते हैं वृक्क, जो हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है और ये बीन्स के समान होती है। उसका वजन की बात करें तो लगभग 100 से 150 ग्राम होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का वेट कितना है। ठीक है, आपको पता है कि किसी किसी की 3-3 किडनी भी होती है, तो किसी की एक किडनी भी होती है। ठीक है, किडनी से एक पाइप जुड़ी होती है, इस पाइप को हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर, हिंदी में इसको कहेंगे मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे बच्चों, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। ठीक है, और दूसरा ये जो देख रहे हो ये वाला सेगमेंट, ये जो आपका है ये है ब्लैडर, DE। आप ब्लैडर को हम बोल सकते हैं मूत्राशय, मूत्राशय। और ये जो यूरेथ्रा है, ये पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन देख रहे हो ये वाला, ये आपका यूरेथ्रा है, जिसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। अब उसके आगे जो होगा, मेल के अंदर में पेनिस होगा और फीमेल के अंदर वजाना होगी। तो अगर मूत्र तंत्र की बात करें तो मूत्र तंत्र किससे किससे, सबसे पहला क्या होता है, पहला है आपकी किडनी, दूसरा है यूरेटर, तीसरा है ब्लैडर, और चौथा है आपका जाकर के मूत्र मार्ग। ये आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी है, बट बच्चों अभी अभी इजी लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, यानी कि आपको पूरे अच्छे तरीके से पता चलने वाला है कि आज मैं पढ़ा क्या रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों। किडनी की जब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किडनी जो होती है वो किस शेप की होती है, वो होती है बीन शेप की। बीन शेप का मतलब जैसे आप राजमा चावल देखे ना आपने, चावल राजमा राजमा, उसके जैसे शेप की होती है। और ये क्या होती है, आपके दोनों बैकबोन के साइड में होती है। बैकबोन बीच में ना, बीच में बैकबोन के दोनों साइड में होती है। किडनी का दर्द हमेशा ध्यान रखेंगे कमर के पास पीछे होता है, यहाँ पे आया समझ में। और गाइस अगर हम बात करें इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इसकी विड्थ की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और वेट की जब हम बात करें तो 120 से लेकर के 170 ग्राम तक की हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये कितना है। और यूरिन क्या करती है, आप बोल सकते हो कि ये आपका जाकर यूरिन को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। किडनी की जब हम बात करें तो किडनी जो है उसकी लेंथ कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी है, देखो ये लेंथ की अगर हम इस तरीके से बात करें, ये जो है आपकी कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर है। अगर हम ये बात करें, ठीक है, 5 से 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। और अगर इसके पूरे वजन की बात करें, इसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, लगभग 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम। ठीक है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कब आता है। अगर आप पीसेस का पेपर दोगे ना, तो पीसेस के पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि भाई किडनी का साइज कितना होता है, किडनी का वेट कितना होता है। लोअर पीसेस में तो भरे पड़े इस प्रकार के क्वेश्चन। क्लियर है। तो किडनी का काम क्या होता है, यूरिन को प्रोड्यूस करना। मैं आपको बताऊंगा कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, घबराने की बात नहीं है। दूसरा, ये तो किडनी की बात कर ली हमने। दूसरा, ये जो किडनी देख रहे हो ना, इस किडनी से एक पाइप जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, इस किडनी से एक पाइप जुड़ी होती है, इसे हम कहते हैं यूरेटर। क्या बोलेंगे बच्चों, यूरेटर बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी। ठीक है, ये एक पैर होती है और एक पैर होने के बाद ये जुड़ जाती है आपका जाकर के इस एक ब्लैडर से। ध्यान दीजिएगा कि गाइस जो किडनी में स्टोन होता है, अगर मेन किडनी में स्टोन हो तो काफी प्रॉब्लम होती है, बट लेकिन जो स्टोन की बात करें तो स्टोन जनरली जो होता है वो आपके इस पेल्विस वाले पार्ट पे होता है। ठीक है, ये पेल्विस वाला पार्ट होता है। उसके बाद कहीं कहीं तो क्या हो जाता है, ये जो वाहिनी देख रहे हो आप, इस वाहिनी के अंदर में भी कई बार स्टोन जो होता है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और आपका यूरेटर की बात करें, ठीक है, ये ब्लैडर की बात करें, यहाँ पर भी स्टोन ज्यादा होता है। तो यानी कि स्टोन आपकी किडनी में भी हो सकता है। ये जो पार्ट देख रहे हो पेल्विस में आगे बताऊंगा, यहाँ पर भी हो सकता है। और ये जो वाहिनी देख रहे हो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किडनी कहाँ पर, मतलब स्टोन है कहाँ पर। मेनली अगर देखा जाए तो ब्लैडर में ही होता है, यहाँ से ऑपरेशन करके आसानी से निकाल लेते हैं। बट अगर किडनी में अगर कहीं स्टोन हो जाए तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। क्लियर है। तो ये किडनी से जुड़ा हुआ है यूरेटर, मूत्रवाहिनी। ठीक है,
जो मूत्र को लेके जाता है। उसके बाद आता है ब्लैडर। ब्लैडर इन द सेंस कि गाइस ये एक थैलीनुमस रचना होती है, ठीक है। धीरे 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 जो किडनी जो है वो फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद ये यूरेटर से मूत्रवाहिनी से होता हुआ कहाँ पे आ जाता है, इस ब्लैडर में आ जाता है। और ब्लैडर में आने के बाद ये धीरे 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 क्या होता है, जमा होता रहता है। जैसे ही पूरा भर जाता है, आपको समझ में आ रहा है, आपको वॉशरूम की इच्छा होती है, आप जाते हो, और जैसे आप वॉशरूम जाते हो तो यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग जो होता है वो यूरिनेशन के दौरान यानी कि मूत्र विसर्जन के दौरान जो होता है, जो यहाँ ब्लैडर के अंदर में जो यूरिन स्टोर होता है वो यहाँ से निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। अब आप बोलोगे सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते होंगे? जी बिल्कुल, वो इस तरीके से पूछेगा कि जो यूरिनरी सिस्टम है, जो मानव का मूत्र तंत्र है, वो उसको सही सिक्वेंस में लगाए, उसमें उल्टा नीचे कर देगा। तो पहला कौन सा होगा, किडनी, उसके बाद क्या होगा आपका जो यूरेटर, उसके बाद ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। ये 4 सिस्टम है जो आप इसको देख लेना। तो ये तो हम चलो हम यूरिनरी की इसकी बात कर ले। अब हम बात करेंगे क्या, किडनी स्ट्रक्चर के बारे में, कि किडनी के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन सा पार्ट होता है और उसका काम क्या क्या है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे बता, हाँ मैं बताऊंगा स्टोन कैसे होता है। तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करके मुझे बताएं। क्लियर है? और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। हम किडनी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है, कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या काम होता है। समझ में आया तो कमेंट करें गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किडनी की जब हम बात करें तो किडनी के 3 पार्ट है। 3 पार्ट में जो आउटर लेयर होता है, सबसे पहला जो बाहरी भाग होता है किडनी का, उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो मिडिल भाग होता है, वो कैप्सूल के जैसा होता है, कप के शेप का होता है, जिसे हम कहते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला कहते हैं। और उसके बाद जो सबसे इनर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पेल्विस। तो किडनी के कितने पार्ट हो गए? किडनी का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, किडनी का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसे क्या कहेंगे हम? कॉर्टेक्स कहेंगे। ये याद करेंगे बच्चों, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बाह्य भाग होता है किडनी का, बाह्य भाग होता है। क्लियर है? दूसरा ये है इनर। इनर मतलब आंतरिक भाग होता है, ये है आंतरिक। आंतरिक भाग। और ये कौन सा भाग हो गया? ये हो गया मध्य भाग। अब इन तीनों का काम अलग अलग है। देखो, ये जो आउटर पोर्शन देख रहे हो, कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड फिल्टर बोलो या यूरिन फिल्टर बोलो, यहाँ पे फिल्टर होता है। फिल्टर कैसे होता है मैं बताऊंगा। दूसरा यहाँ पे जो देख रहे हो, ये मेडुला वाला सेगमेंट देख रहे हो, ये मेडुला बेसिकली क्या है? एक पाइप की जैसी संरचना देख रहे हो क्या? ये पाइप की जैसी संरचना है जी। ये पाइप है, ये छोटी छोटी क्या है? कनेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे जो किससे जुड़ी होती है कनेक्टिंग डक्ट? ये जुड़ी होती है आपके कॉर्टेक्स वाले सेगमेंट से। और कॉर्टेक्स वाले सेगमेंट से जुड़े होने के बाद जो ये पाइप खुल जाती है, ये खुलती है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पेल्विस में खुलती है ना। ये देखो पेल्विस, ये यहाँ पे खुल जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर एक किडनी खराब हो जाए तो क्या मनुष्य जीवन यापन कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। स्टोन फूड हैबिट इम्प्योर वाटर से होता है? हाँ जी बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो किडनी की बात कर रहे थे, इसके 3 पार्ट हो गए, तीनों का अलग अलग काम है। हम एक बार चलो देख लेते हैं कि कौन कौन सा काम होता है। तो गाइस अगर हम बात करें ब्लड फिल्टर्ड इन कॉर्टेक्स, जो ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होता है। यानी कि किसी भी, अगर हम बात करें किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप बोलोगे तो ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी कि जो भी लीवर से जो भी सब्सटेंस अभी आए ना, हार्मफुल सब्सटेंस और इजी सब्सटेंस, मतलब हार्मफुल सब्सटेंस और यूजफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस में यानी कि हानिकारक पदार्थ जो होंगे उसमें क्या आया? यूरिया आया और अमोनिया आया। और अगर हम बात करें किसमें, अच्छे पदार्थ के बारे में, तो जो भी खाना खाया था ना, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, वो यहीं पे क्या होता है? फिल्टर होता है। अब यहाँ पे फिल्टर होने के बाद जो अच्छी चीजें होती हैं, जैसे ग्लूकोज बोल लो, अमीनो एसिड बोलो, ये यहाँ से एब्जॉर्ब होके चल जाएगा आपके हार्ट के पास। और जो भी हानिकारक सब्सटेंस है वो फिल्टर होके कहाँ पे आ जाएगा? मेडुला के पास आ जाएगा। क्लियर है? अब मेडुला के पास आएगा। अब आप सोचोगे सर ये फिल्टर हो कैसे रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? परेशानी की बिल्कुल भी बात है, एकदम समझ में आएगा, बस बने रहना मेरे पास। सर आप हमें ये पीपीटी दे सकते हैं क्या? डियर, ये जो पीपीटी है या फिर जो भी बोल लो, ये क्या, ये मेरी पर्सनल चीज है, यहाँ पे इसको देने का काम नहीं। नोट्स जो होंगे आपको खुद से बनाने पड़ेंगे ना, कुछ नोट्स जो होंगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो आप ब्लड फिल्टर यहाँ पे हो गया। अब दूसरा पोर्शन जो देख रहे हो, मेडुला वाला पोर्शन, मेडुला इज मेड अप ऑफ ट्यूब कॉल कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि मेडुला जो सेगमेंट देख रहे हो, इस मेडुला के सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है
पाइप है, नालीनुमा पाइप्स होती हैं, उन्हें हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? जो भी फिल्टरेड सब्सटेंस है, फिल्टरेड सब्सटेंस का मतलब जो भी फिल्टर हो चुकी है, किडनी क्या फिल्टर करेगी भाई? ऑब्वियसली से बात है, यूरिया करेगी, यूरिया करेगी, हमारे में यूरिया करेगी, बाकी अमोनिया भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो वो फिल्टरेड सब्सटेंस को क्या करती है? मेडुला जो होती है वो कलेक्ट करती है, कलेक्ट करने के बाद कहाँ पहुंचा देगी? पेल्विस में। ये जो सेगमेंट थर्ड वाला बताया, यहाँ पे जो है ये पेल्विस के अंदर में ये पहुंचा देती है। पेल्विस बेसिकली क्या है? एक प्रकार का एक गुहा हो सकता, गुहा होता है, एक प्रकार की क्या वो गुहा ही तो बोलते हैं, कैविटी होती है, जो कनेक्टेड होती है किससे? आपका यूरेटर से, ये मूत्रवाहिनी के साथ कनेक्टेड होती है। क्लियर है? तो अब ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो भी हानिकारक सब्सटेंस है वो आपके कॉर्टेक्स वाले सेगमेंट में चले गए, मेडुला वाले सेगमेंट में चले गए। मेडुला से जो है पूरी तरीके से पाइन वेन होकर कहाँ जाती है? पेल्विस में। अब पेल्विस जुड़ा होता है किससे? यूरेटर से, और यहीं से जो होगा आपका यूरिन जो होगा वो पास कर जाएगा। ठीक है, अभी भी लग रहा होगा सही, तो बड़ा आसान सा है। हाँ बहुत आसान है। अब थोड़ा सा देखो, मतलब थोड़ा सा टफ आएगा। अब अगर आपकी बात करें नेफ्रॉन के बारे में, आपने सुना होगा, नेफ्रॉन किडनी की एक कार्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन जो है, जैसे हमारी बॉडी का हर एक शरीर सेल से मिलकर बना है, तो उसी तरीके से जो है नेफ्रॉन से बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर ही किडनी का निर्माण करते हैं, ये समझ लो। तो हम बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की कार्यात्मक इकाई एक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो नेफ्रॉन होती है ये कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये एक बार हम जब माँ के पेट में थे तो जनरेट होगी, अब ये जो है अब वापस जनरेट नहीं होगी। अगर आपने एक बार इसे खराब कर दिया अपनी फूडिंग हैबिट के द्वारा, तो ये खराब हो जाएगी और ये बॉडी का जो फिल्टर करती है वो नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले जो मैंने बताया वो बेसिक थी केवल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये नेफ्रॉन की जब हम बात कर रहे हैं, तो नेफ्रॉन ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन है, ये पूरा सेगमेंट देख रहे हो, ये नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन का जो सबसे आगे वाला हिस्सा देखते हो, ये वाला, ये जो देख रहे हो, ये इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये सेगमेंट, ये जो आगे वाला हिस्सा देख रहे हो, ये दिस इज ये वाला, ये नेफ्रॉन का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वुमेन्स कैप्सूल होता है, ये जो होता है आपके कहाँ पे? कॉर्टेक्स रीजन में होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉर्टेक्स रीजन का मतलब से समझ नहीं आया? जो मैंने बताया ना किडनी के 3 पार्ट, तो 3 पार्ट में जो कॉर्टेक्स वाला सेगमेंट होता है उसी के अंदर में ये वुमेन्स कैप्सूल होता है। और यहीं पर चीजें जो होती हैं फिल्टर नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है? जो हार्मफुल सब्सटेंस है और जो हानिकारक, जो यूजफुल सब्सटेंस है, ये यहीं पर पैकेट बन जाता है। अब आप सोचोगे सर पैकेट का मतलब क्या हो रहा है? घबराने की बात नहीं, बने रहो, मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। सर नेफ्रॉन किडनी के किस पार्ट में होता है? देखो, नेफ्रॉन की जब हम बात करें तो नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट और आपके मेडुला वाले पार्ट दोनों में होता है। देखो बेसिकली अगर आप बात करो कि ये जो वुमेन्स कैप्सूल है वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है, और ये जो देख रहे हो ये डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये चल जाता है आपका मेडुला के पास। ये जो देख रहे हो ये वाला सेगमेंट, ये मेडुला, और ये जो पूरा सेगमेंट देख रहे हो ये चल जाता है कहाँ पे? आपका कॉर्टेक्स वाले पास। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? तो अब यहाँ का हम बात करें कैसे, ये तो चीजें समझ में आ गई। सर ये बताओ कितने होते हैं? तो भाई अगर हम बात करें एक किडनी में लगभग 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने? 1.5 मिलियन नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है बच्चों, जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेफ्रॉन किस तरीके से काम करता है, फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बता दो कि जो हम यूरिन की फॉर्मेशन की बात करें तो कितने स्टेप में होता है, तो यूरिन की बात करें तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और जो चौथा होता है उसे बोलते हैं सिक्रेशन। अगर आप ये भी ना समझ पाओ, इतना याद करने की जरूरत नहीं, अगर बोलो सर नहीं हो पाएगा, तो बस याद रखना कि जो यूरिन का निर्माण है या किडनी 3 तरीके से काम करती है। पहला फिल्ट्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निस्यंदन,
दूसरा रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण, और उसके बाद सिक्रेशन यानी कि उत्सर्जन। तो किडनी का काम 3 है। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे अनमोल अगर आप हो तो मुझे बताओ कि हाँ सर मैं प्रेजेंट हूँ। अनमोल अगर आप ही हो क्लास में तो वहां पे आप कमेंट करो कि हाँ सर मैं हूँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अभी यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछने वाला हूँ, अनमोल अगर आप हैं तो आप भी जवाब देंगे बच्चे। मैं आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उस 2 क्वेश्चन का आंसर अगर आप मुझे दे दोगे तो मान जाऊंगा कि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही है, क्योंकि 2 तरीके से जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो आपके पीसीएस में क्वेश्चन आता है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अवशोषण की प्रक्रिया कहां होती है? अवशोषण की प्रक्रिया कहां होती है? हाँ अनमोल, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ कि जो वुमेन्स मेम्ब्रेन होती हैं वो कहां पे पाई जाती हैं, वुमेन्स ग्लैंड कहां पे पाई जाती हैं? 2 सवाल है अनमोल आपसे, आप भी सभी लोग भी जवाब दे सकते हो कि पहला वुमेन्स मेम्ब्रेन कहां पे होती हैं और वुमेन्स ग्लैंड कहां पे होती है, और तीसरा कि हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण अवशोषण हिंदी में मतलब लगेगा अवशोषण, हाँ कहां पे होता है? क्लियर है? 3 क्वेश्चन, पहला कि हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, दूसरा हमारे शरीर के अंदर में वुमेन्स कैप्सूल वुमेन्स ग्लैंड कहां पे होती है, और हमारे शरीर के अंदर में वुमेन्स मेम्ब्रेन कहां पे होती है। तीनों क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है क्षुद्रांत में। ठीक है, क्या बात है, शशांक सही कहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीजें मैं आपसे बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहां पे होता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर के अंदर में रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण कहां पे होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। कि छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में अवशोषण होता है और किडनी के अंदर में पुनः अवशोषण होता है। क्लियर है? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन तो बता दिया आपने, ब्लड कैपिलरीज नहीं, नेफ्रॉन नहीं बच्चे, सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज नहीं, बिल्कुल नहीं। रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो रीएब्जॉर्प्शन लिख लेना इसको, रीएब्जॉर्प्शन किडनी में होगा और अवशोषण जो होगा वो आपके छोटी आंत के अंदर में होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आप मुझसे कोई बता दो क्या कि वुमेन्स ग्लैंड कहां पे पाई जाती है और वुमेन्स मेम्ब्रेन कहां पे पाई जाती है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, क्योंकि वुमेन्स के नाम से हमारी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, 3 जगह होते हैं। वुमेन्स कैप्सूल की बात की जाए तो वुमेन कैप्सूल किडनी के नेफ्रॉन में होता है, लेकिन वुमेन्स ग्लैंड जो होता है और वुमेन्स मेम्ब्रेन जो होगा वो नहीं होगा। तो चलो हम एक एक करके बात करते हैं, जो ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन क्या होता है और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है और सिक्रेशन क्या होता है। ठीक है, चलो जाए क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब चलते हैं, ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो भाई यहाँ पे ग्लोमेरुल्स क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोमेरुल्स समझोगे तभी जाके आप बोलोगे कि सर फिल्ट्रेशन समझ में आएगा। तो देखो मैंने आपको ये जो बताया, ये क्या देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो देख रहे हो ये आपने वुमेन्स बोला, मैं हिंदी में लिख देता हूं, वुमेन्स कैप्सूल। इस वुमेन कैप्सूल की बात करें तो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर में ये जो देख रहे हो यहाँ पे स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिलरीज होते हैं, ठीक है सर। आई थिंक इट इज आउटसाइड ऑफ कनेक्टिविटी ओवरी। नहीं 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 सर, सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, ये मैं उत्सर्जन तंत्र पढ़ा रहा हूँ, है ना, बायोलॉजी का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वुमेन्स कैप्सूल देख रहे हो, इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपका क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर में स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। इस स्मॉल ब्लड वेसल्स को ही हम क्या बोलते हैं, हमसे ग्लोमेरुल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुल। यानी कि ग्लोमेरुल जो है ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर में सूक्ष्म जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। अब यही जो सूक्ष्म ये जो ग्लोमेरुल्स होते हैं ना, यही क्या करती है, अच्छे सब्सटेंस और बुरे सब्सटेंस का पैकेट बना देती है, एक तरीके से समझो। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें आपने खाई, देखो एक बार फिर से समझो, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो
देखो देखो, आपने जो भी कुछ खाया वो कहाँ गया, लीवर के पास गया, लीवर के पास गया। तो यहाँ पे अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों हैं, अच्छी चीजें बुरी चीजें मतलब ये तो मिक्स है ना यहाँ पे, मिक्स इन द सेंस कि यहाँ पे भैया यूरिया भी भेज रही, यहाँ से जो है हार्मफुल सब्सटेंस, अवशिष्ट पदार्थ बोल सकते हो, हार्मफुल बोल सकते हो। यहाँ पे ग्लूकोज भी जा रहा है, अमीनो एसिड भी जा रहा है, और अदर वेस्ट भी जा रहा है। तो अब ये लीवर क्या किया, लीवर ने क्या किया, वापस जो है किडनी के, ये किडनी है ध्यान रखना, किडनी के पास वापस ग्लूकोज भेज दिया, और वापस क्या कर दिया, अमीनो एसिड भी भेज दिया। अब ध्यान रखिएगा, तो ये जो ग्लूकोज गया, अमीनो एसिड गया, बट कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी होंगे जो आपकी बॉडी के अंदर में यूज नहीं होंगे, तो उसे लीवर किस में चेंज कर देता है, यूरिया वगैरह में चेंज कर देता है, यूरिया या अमोनिया बोल दो, वो चेंज कर देता है। तो अब ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड और यूरिया अभी लीवर जो भेज रहा है किडनी के पास, वो मिले हुए हैं, वो अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, अभी पैकेट नहीं, अलग अलग नहीं भेज दिया, और साथ में कुछ सॉल्ट को भी भेज दिया। तो जैसे ही ये किडनी के पास आया, मैं यहाँ पे किडनी बना रहा हूं, किडनी के पास जैसे आया, तो किडनी के पास आने के बाद ये किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में आया, कॉर्टेक्स रीजन में भी किसके पास आया, नेफ्रॉन के पास आया, और नेफ्रॉन के पास भी किसमें आया, बुमेन्स कैप्सूल के पास आया। और बुमेन्स कैप्सूल के पास आने के बाद बुमेन्स कैप्सूल के भी ग्लोमेरुल्स के पास आया। अब ग्लोमेरुल्स क्या करती है कि जो ग्लूकोज और जो यूरिया है, जो साल्ट है, उसका अलग पैकेट बना देती है, और जो यूरिया हो गया और अमीनो एसिड हो गया उसका अलग पैकेट बना लेती है। यानी कि अगर आप बोलोगे सर कि फिल्टर कहां पे होता है, तो ये बुमेन्स कैप्सूल के अंदर में ये जो ग्लोमेरुल्स देख रहे हो ना, यहीं पे फिल्टर होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि भैया एक बार बताओ कि जो यूरिया है उसका फिल्ट्रेशन कहां पे होता है, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे कि किडनी में होता है, मैं मानूंगा हाँ। किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, हाँ। कॉर्टेक्स के भी नेफ्रॉन में, हाँ। नेफ्रॉन के भी किसमें, बुमेन्स में, हाँ। बुमेन्स कैप्सूल के भी किसमें, ग्लोमेरुल्स में। यानी कि जो भी फिल्टर होगा, अच्छे तत्व और बुरे जो तत्व होंगे, उन दोनों का जो फिल्टर होगा वो ग्लोमेरुल्स में ही होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको हम ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब ग्लोमेरुल फिल्टर होने के बाद, मतलब फिल्टर तो हो गया, फिल्टर यानी कि अच्छे अच्छे पार्ट अलग हो गए, बुरे पार्ट अलग हो गए। अब इस पार्ट में देखो, ये बुमेन्स कैप्सूल से जुड़ा एक पीली रंग की पाइप देख रहे हो आप, इस पाइप में ये जाना स्टार्ट होगा। ये जो पाइप देख रहे हो, लूप ऑफ हेलने बोलते हैं इसे, इसमें जाएगा। ठीक है, इसका काम तो थोड़ा बाद में है ना, मैं पहले आप आगे समझा देता हूँ, तो फिर ये ऑब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आप बोल सकते हो कि यूरिन के फॉर्मेशन का यह सबसे पहला प्राथमिक स्टेज है। क्या है? प्राथमिक स्टेज है। हम इस प्रोसेस के अंदर में जो एक्सेस फ्लूइड होता है, जो अतिरिक्त द्रव्य होता है और वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किडनी क्या करती है, फिल्टर आउट कर देती है। ठीक है, कहां से? ब्लड से, जो कि आपका लिवर से आ रहा था। ठीक है, और साथ में क्या, इनटू यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब, और इसे क्या कर देती है, यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब। ये देख रहे हैं, ये जो पाइप देख रहे हो आप, ये एक यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब है, इसमें चल जाती है। आया समझ में? जिससे आपका जाके यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब जो है वो बाकी कलेक्टिंग ट्यूब से जुड़ जाता है, और ये जो देख रहे हो ये आपका मेडुला के पास चल जाता है। यानी कि ये सेगमेंट की बात करें तो ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होता है। तो जो ब्लड फिल्टर कहां पे हो रहा है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। समझ में आ गया? मैंने अभी बताया था। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में भी कौन कर रहा है, नेफ्रॉन के अंदर में बुमेन्स कैप्सूल की बात करें, उसमें भी जो ग्लोमेरुल्स होता है उसमें ये जो हो रहा है फिल्ट्रेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको ग्लोमेरुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो परेशान ना हो, मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस होगा, अच्छा, जो भी अमाउंट जो फिल्टर करेगी किडनी एवरी मिनट, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, GFR कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। अब क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ध्यान रखना कि अब ये जो ट्यूब देख रहे हो, ये फिल्टर तो हो गया, ट्यूब होने, इस ट्यूब के अंदर में अभी अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों है, यानी कि यूजफुल सब्सटेंस भी है और हार्मफुल सब्सटेंस भी है। अभी जिससे ये पाइप के अंदर में आएगी ना, पाइप के अंदर में आ रही है, तो देखो यहाँ पे आपको लाल वाली और आपको दिखाई दे रही होगी एक ब्लू कलर की, क्या दिखाई दे रही होगी,
एक पाइप दिखाई दे रही है। अब क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कि ये जो पाइप है ये पुनः अवशोषण कर लेगी किसे, जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड और जो साल्ट को है। अब ये जो यूरिया होगी ना, ये इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो जो यूरिया वगैरह होगी वो इसी पाइप के अंदर रह पाएगी। आए समझ में? आप बोल सकते हो इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल सच सोडियम आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और वाटर जो होगी वो क्या, इसे वापस एब्जॉर्ब करके, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह जो होगा सब एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें। और एब्जॉर्ब होने के बाद जो होगा, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस बचे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, शरीर से बाहर चल जाएगा, जिसे हम सिक्रेशन बोलते हैं। देखो इस पाइप के अंदर, यानी कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद इस पाइप के थ्रू ये कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाएगी, और ये कलेक्टिंग ट्यूब आपका मेडुला से जुड़ा होगा, जिसमें मेडुला जो होगा पेल्विस से जुड़ा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ वापस से। तो पोटेशियम आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, अमोनिया आर सेक्रेट आउट, मेंटेन द, आप बोल सकते हो इस बॉडी फ्लूइड से चल जाएगी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताओ, नहीं समझ में आया तो भी बताओ, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ जो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया तो मुझे बताओ बच्चे, फिर मैं आपको बताऊंगा। सर यूपीएससी एग्जाम के लिए बायो कितना जरूरी होता है? देखो बच्चों, यूपीएससी कभी आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बायो कितना जरूरी है, फिजिक्स कितना जरूरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है, वो ना हर बार चेंज कर देती है। मैं बस इतना कहूंगा कि जो यूपीएससी सिलेबस दे रही है उस सिलेबस को 100% कर लो। अब उसमें फिजिक्स कितने परसेंट होगी, बायोलॉजी कितने परसेंट होगी, ज्योग्राफी कितनी परसेंट होगी, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी ज्यादा कभी कम ये हो जाता है। यहां तक समझ में आया? अगर आया तो मुझे बताओ। सर रेनल आर्टरीज इज लोकेटेड, प्लीज सो, अभी बताता हूँ बच्चे। देख तो सामने तो दिखाई दे रहा है आपको, ये तो देखो, ये रहा, ये रहा। समझ में आ गया? रिपीट इट, ओके। मैं अभी अभी समझा रहा हूँ। अभी आपने जो भी मैंने बताया, अभी सोचोगे सर बता तो दिया, समझ नहीं आ रहा, अभी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन जितने लोग अगर समझ में आया कमेंट जरूर करें कि हाँ से समझ में आ गया, फिर तो आगे बढ़ूं। चलो अभी मैं एक वीडियो के माध्यम से समझाता हूं, आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें फिर से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ में आया, मैं अपने आप को एक बार हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, हाइड इन द सेंस मैं अपने को गायब कर लेता हूँ। चलो अभी वापस से समझो। अभी देखो, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान देना। ठीक है, अभी गाइस ध्यान से सुनो। ये जो हमारी बॉडी की जब हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर में दो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जिसे आप किडनी कहते हो। आए समझ में? और किडनी जो है वो काफी महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का। अगर किडनी क्या हो, काम ना करे, तो आपकी बॉडी के अंदर में टॉक्सिक एलिमेंट बन जाते हैं। तो ये देखो, ये दो किडनी आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है, दिखाई दे रहा है। लेफ्ट किडनी और राइट किडनी जो है वो दो पाइप से जुड़ी होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर, यानी कि दाई मूत्रवाहिनी और बाई मूत्रवाहिनी। और ये दोनों आकर के मूत्रवाहिनी से जुड़ी, मूत्राशय से जुड़ी होती है, मूत्राशय से आगे मूत्रमार्ग होता है। और किडनी की जब हम बात करें तो किडनी जो है वो क्या, बैकबोन के पास होती है। बैकबोन जो आपका कमर का जो निचला हिस्सा होता है ना, उसके पास होती है। अगर हम किडनी को ओपन कर दे तो हम यहाँ पे इसके तीन पार्ट देखेंगे। कॉर्टेक्स वाला पार्ट देखेंगे जो छोटा सा हो रहा है, उसके बाद कप शेप का जो अब ये दिखाई दे रहा हो, दिस इज कॉल्ड मेडुला, जो इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्स छोटी छोटी होती हैं। उसके बाद जो पेल्विस वाला सेगमेंट होती है, इज दैट क्लियर? और कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही नेफ्रॉन होता है। अब किडनी का मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बोल लो या फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट बोल दो, ये हमारी पूरी बॉडी से फिल्टर करके यूरिन में चेंज कर देती है। और यूरिन जो है वो मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर के थ्रू आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और ब्लैडर के थ्रू होते हुए वो आपके जाकर के यूरेथ्रा से बाहर चल जाता है, यानी कि मूत्रमार्ग से बाहर चल जाता है। अब आप सोचोगे सर ये तो चलो आपने बता दिया, बट किडनी काम कितने तरीके से करती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि किडनी जो है वो
तीन तरीके से काम करती है। मतलब ये जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है बच्चे, ये तीन तरीके से होता है, ध्यान देना। पहला फिल्ट्रेशन, जिसको आप ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन कह सकते हो, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन जिसे आप रिजॉर्प्शन कह सकते हो, तीसरा सिक्रेशन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देना, ये फिल्ट्रेशन की हम बात करेंगे। फिल्ट्रेशन का मतलब ध्यान देना मेरे बच्चे, ये देखो ये रहा आपका बोमेन्स कैप्सूल। क्या है ये, मैंने अभी बताया ना, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल का ये जो सेगमेंट देख रहे हो, ये नेफ्रॉन का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है। क्लियर है? सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है ये बोमेन्स कैप्सूल होता है। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर में जो होती हैं, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटी छोटी रक्तवाहिनियां दिखाई दे रही होंगी। ये जो रक्तवाहिनियां अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुल्स कहते हैं इसे। फिर से याद रखें, ग्लोमेरुल्स, ये छोटी छोटी जो आप देख रहे हो ना, ये छोटी छोटी रक्तवाहिनियां, इसे ग्लोमेरुल्स बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो रक्तवाहिनियों का गुच्छा। तो अब यहाँ पे एक जो पाइप से जो ब्लड आ रहा है, इसके अंदर में क्या है? ग्लूकोज भी है। क्या है? ग्लूकोज भी है। आया समझ में आ रहा है? इसके अंदर में एमिनो एसिड भी है, इसके अंदर में सॉल्ट भी है, इसी के अंदर में आपका जाकर यूरिया भी है। आया समझ में? तो अब ये यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। तो ये ग्लोमेरुल्स के अंदर, ये जो आप देख रहे हो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर में ये जो ग्लोमेरुल्स है, आया समझ में? ये क्या करेंगे? इन सब का पैकेट बना देंगे। क्या कर देंगे? पैकेट बना देंगे। अच्छी और बुरी चीजें का पैकेट यहीं पे हो जाता है। यानी कि फिल्ट्रेशन का मतलब तो आप बोल सकते हो, फिल्टर का मतलब यहाँ पे ये जो अलग अलग चीजें, मतलब अच्छी चीजें अलग हो जाएंगी और बुरी चीजें अलग हो जाएंगी। क्लियर है? अब यहाँ पे अच्छी और चीजें बुरी अलग हो तो गई। अलग होने के बाद ये जो देखो, ये बोमेन्स कैप्सूल एक पाइप से जुड़ा बच्चा, ये पाइप से, ये देख रहे हो, ये पाइप पीली वाली, यहाँ पे जो होगा रीअब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि फिल्ट्रेशन का काम जो है आपका इस बोमेन कैप्सूल के अंदर में हो गया। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ रहे हैं किससे? देखो यहाँ पे अच्छी चीज बुझ आ रही है ना, यहाँ पे पैकेट बनना है। अब ये जो है फिल्ट्रेशन किसका होगा? यूरिया और यूरिक एसिड का फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा, या अमोनिया का भी समटाइम होना स्टार्ट हो जाएगा, अलग होने स्टार्ट हो जा रही है। अब देखो ये पाइप, मैं फिर से शो कर रहा हूँ बच्चे, एक बार फिर से ध्यान देना। ये देखो, ये बोमेन्स कैप्सूल से ये पीली वाली पाइप देख रहे हो, ये लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इसे, नीचे आगे बार है ना, लूप ऑफ हेनले। अभी ये इसी में आएगा, ये बोमेन्स कैप्सूल ये पाइप से जुड़ा हुआ है, और ये पाइप जो है आगे घूम के ये लूप ऑफ हेनले है, ये आगे जाके कलेक्टिंग ट्यूब में जाके परिवर्तित हो जाएगा, जो कि मेडुला में चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया। अब होगा रीअब्जॉर्प्शन। देखो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन किससे होगा? जैसे मैंने बोला ग्लूकोज हो गया आपका, जाके देखो, ये देखो इसमें आना स्टार्ट हो रहा है। क्या ये ग्लूकोज आ रहा है? ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है, सॉल्ट भी है। सॉल्ट लीवर से आया है, देखो यहाँ पे आ रहा है, इस पाइप में आ रहा है। अब होगा रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ये जो आप पाइप देख रहे हो, लूप ऑफ हेनले है ना, इससे जुड़ी हुई है ब्लड वेसल्स। देखो दोनों तरफ ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज जिसको बोल सकते हो आप, रेनल आर्टरीज बोलते हैं ना, ये देखो। अब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा। देखो ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से, अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है आपको। आया 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 आया, देखो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखो 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 यार, ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए आपका। देखो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखो देखो ये होना स्टार्ट हो गया। रीअब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा है आपको? ये को यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पे जो ग्लूकोज और आपका जो कोई अमीनो एसिड और आपका जो कोई यूरिया था ना, वो चला गया कहाँ पे? ये ब्लड वेसल्स में चला गया। और देखो ये जो यूरिया था ना, वो पाइप के अंदर ही चला गया। देख रहे हो? पाइप के अंदर ही चला गया। देखो ये पाइप के अंदर चला गया, ये पाइप। और ये पाइप जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी होती है। देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से जूम कर रहा हूँ, एक बार देखो। देखो ये जो पाइप देख रहे हो, ये यूरिया इसमें जा रहा है। बच्चे अगर अब भी समझ नहीं आया तो क्या बोलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी होता है। ये जो देख रहे हो, इसमें जा रहा है यूरिया, यानी कि इसमें यूरिया जा रहा है किसके थ्रू? वाटर की, यूरिन के रूप में यहाँ पे आ रहा है। ये पाइप, ये इसमें जाने के बाद ये ही कलेक्टिंग ट्यूब है जो आपकी मेडुला से जुड़ी होगी। इसी तरीके से देखो, ये कलेक्टिंग ट्यूब बहुत सारे नेफ्रॉन से जुड़ी होगी। बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़ करके इस तरीके से आपका कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे, और कलेक्टिंग डक्ट बनाने के बाद बच्चों होगा क्या कि ये मेडुला में चल जाएगा। ऐसा समझ में? मेडुला में चल जाएगा। देखो मेडुला में जाने के बाद क्या होगा? मेडुला से होते हुए ये पेल्विस में आएंगी, और पेल्विस से आने के बाद बच्चे ये क्या होगी? ये इस मूत्रवाहिनी में जाएगी। मूत्रवाहिनी से जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, ये चला गया पूरी तरीके से। अब समझ में मेरे ख्याल से आया या नहीं आया, मुझे बता दो भाई। अगर नहीं आया तो भी ठीक, अगर आया तो भी ठीक। क्लियर है या नहीं है? बोलो, समझ में आया? कमेंट देख लेता हूँ क्या क्या है आप लोग के। आई एम न्यू हियर। पूजा कोई बात नहीं, न्यू, अगर आप न्यू भी हो तो समझ में आ रहा होगा। इतना अच्छा तो हमें 12th में भी
पढ़ाया नहीं गया, थैंक्स सर। ओके, थैंक्स फॉर माय महाराष्ट्र। ओके, आप महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज फेवरेट सब्जेक्ट, अच्छी बात, समझ में आया सर, अब समझ में आया अब समझ में आया। अरे हर एक चीज समझ में आएगी, नहीं समझ में अगर अभी भी नहीं आया तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं आपको समझाने के लिए, परेशान बिल्कुल भी ना हो। समझ में आ रहा है कमेंट भी करते जाओ और लाइक जरूर करना अगर समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। जिसको जिसको समझ में आया पूरी तरीके से क्लियर करो कि सर आज समझ में आ गया फिल्ट्रेशन कैसा होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैसे है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, सिक्रेशन किसे कहते हैं, क्लियर है। तो अब मान लो ये नेफ्रॉन खराब हो जाए तो क्या होगा भाई, सवाल तो ये है कि नेफ्रॉन खराब हो तो क्या होगा। ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्लियर है, सारे लोग क्लियर करना, जितने लोग बता रहे हो, फिर मैं आपको आज केबीसी खिलाऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है आज की क्लास में। आज की क्या, तो देखो क्लास में तो मजा आता ही है, ठीक है, बट और भी चीजें हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया अभी। तो मैं आपको जैसे और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसमें किडनी होती है या क्या होता है वो भी बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स भी होते हैं वो भी बताऊंगा। तो कहीं जाना नहीं है क्लास में, ठीक है, क्लास छोड़ के। अनमोल कैसा लगा बच्चे आपको बताना, आप तो मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको तो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और 2 क्वेश्चन मैंने बोला था ना, चलो मैं बता देता हूँ। थैंक यू सो मच मिवल। 2 क्वेश्चन मैंने बोला था कि बोमेन्स कैप्सूल आपकी किडनी में होती है, बट ध्यान रखना बोमेन्स मेम्ब्रेन की बात की जाए तो बोमेन्स मेम्ब्रेन जो है आपकी जो कॉर्निया वाला सेगमेंट देख रहे हो, इस कॉर्निया के अंदर में 6 लेयर होती है। वैसे तो 5 लेयर थी, लेकिन अभी जो है एक दुआ लेयर की नई खोज हुई है। तो जो कॉर्निया है उसमें 6 लेयर होती है, 6 में से एक लेयर जो होती है उसे बोमेन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान रखना बोमेन्स मेम्ब्रेन कॉर्निया में होती है। दूसरा मैंने पूछा बोमेन्स ग्लैंड कहां पे होते हैं, तो बच्चों बोमेन्स ग्लैंड की बात करें तो वो नाक में होती है। नाक से जो ये जो नोजी निकलता है ना, एक चिपचिपी, तो वो बोमेन्स ग्लैंड से निकलता है। ऐसा है क्या, नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं गलत बता रहा हूं आपको, नाक में ही होती है। लेकिन नाक के अंदर में जो सूंघते, कुछ जानवरों में सूंघने की क्षमता होती है अपने भोजन को, तो वो उसी बोमेन्स ग्लैंड से सूंघते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल कहां पे है, किडनी के पास। बोमेन्स ग्लैंड कहां पे है, नाक के पास। बोमेन्स मेम्ब्रेन कहां पे है, आपके कॉर्निया के पास। अब समझ में आया, ठीक है, ठीक है, अब क्लियर आते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि अब आपका डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं है, अब आप क्या गंदा पानी पीते हो, आप बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हो, कैल्शियम प्रोडक्ट ज्यादा लेते हो, आप बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हो, मतलब हरी पत्तीदार सब्जी लगातार खाते जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो किडनी है ना वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, नेफ्रॉन खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है। और नेफ्रॉन अगर खराब हो जाए तो ये बॉडी के अंदर में फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ये सारा का सारा जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे किडनी का जो नेफ्रॉन है वो खत्म हो जाएगा। किडनी का नेफ्रॉन खत्म हुआ तो ये जो आपका नाइट्रोजनी वेस्ट है वो हमारे शरीर से बाहर नहीं जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर ही, हमारे ब्लड के अंदर में ही घूमता रहेगा, जिससे आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खराब हो जाएगा और आपको तरह तरह की बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मान लो किडनी खराब हो जाए, मतलब नेफ्रॉन, अगर मान लो ये नेफ्रॉन खराब होना स्टार्ट हो जाए, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन मैंने बताया 1.25। अगर सर धीरे धीरे का नेफ्रॉन खराब होने लगे तो क्या होगा, अगर धीरे धीरे ये नेफ्रॉन बच्चों खराब होने लगे तो होगा ये कि आपके शरीर के अंदर में टॉक्सिक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तब आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस का मतलब क्या होता है मैं आपको वो बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, डायलिसिस की बात की जाए, देखो ये डायलिसिस की मशीन देख रहे हो, डायलिसिस तब किया जाता है जब आपकी बॉडी का जो किडनी है, ये नेफ्रॉन है, वो प्रॉपर तरीके से काम ना करे। सर आप जबरदस्त पढ़ा रहे हो, लाखों की कोचिंग बेकार है, ऐसा नहीं है। सिर्फ पता, बहुत सारे और भी टीचर हैं जो अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छा एक्सप्लेन करने की। सर आई ऑल्सो बायो स्टूडेंट, चलो अच्छी बात है, बायो स्टूडेंट हो तो और भी समझ में आ रहा होगा। देखो डायलिसिस की जब हम बात करते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर में जो किडनी का इन्फेक्शन हो जाए, मान लो किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजनी वेस्ट जो होगा वो पूरी तरीके से ट्रैवल करता रहेगा और आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तब हम क्या करते हैं कि बॉडी जो आपका जो ब्लड है, जो किडनी काम नहीं कर रही, किडनी को ब्लड ना सप्लाई करके हम बाहर एक मशीन है वहां पे सप्लाई करते हैं, और मशीन जो होती है वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकाल देती है और उसके बाद वापस आपके प्योर ब्लड को आपकी बॉडी में डाल देती है। तो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से जब हम ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। लेकिन ध्यान रखना, डायलिसिस तभी काम करेगी जब आपकी किडनी में जान बची है, 10%, 20%, 30% किडनी के नेफ्रॉन काम कर रहे हैं तभी। लेकिन अगर मान लो प्रॉपर तरीके से किडनी खराबी हो गई, तब
तब जो होगी वो डायलिसिस नहीं होगी, तब ध्यान दीजिएगा आर्टिफिशियल किडनी नहीं, तब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट तब करेंगे जब प्रॉपर तरीके से पूरी के पूरे नेफ्रॉन खराब हो जाते हैं, और अगर मान लो कुछ परसेंट किडनी खराब हो गई है तब डायलिसिस वाला सेगमेंट होता है। क्लियर है? अप्रोहन की क्रिया, हाँ बोल सकते हो, जिस डायलिसिस को अप्रोहन बोलते हैं। ओके, विमल जो है क्या, आई एम मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट प्रेजेंट इन वर्किंग कोविड-19। क्या बात है, अच्छी बात है। ओ ठीक है। प्रेरणा ने कहा सर अगर आप 1.25 मिलियन में से एक भी नेफ्रॉन खराब हो जाए तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी इफेक्ट होगी क्या? नहीं, ज्यादा नहीं, लगभग तो आप बोलोगे कि सर 1.25 मिलियन तो काम नहीं करते ना, अब तो हम इतने बड़े हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं किडनी के नेफ्रॉन खराब ही हो रहे हैं, बट लेकिन हाँ काम करती हैं। 50% से ज्यादा अगर खराब हो गई तब डायलिसिस की जरूरत होती है। सर आरटी क्या होती है? आरटी क्या आप बोलना चाहते हैं, फुल फॉर्म बताओ। क्लियर है? आपको डायलिसिस समझ में आ गया। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया बच्चों, वो बताया क्या कि किडनी किस तरीके से काम करती है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में। ये पीसीएस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आते हैं, तो चलो देखेंगे पहले फैक्चुअल क्वेश्चन क्या क्या है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन की जब हम बात करें तो सबसे पहला बताते हैं किडनी के स्टोन के बारे में। जो किडनी का स्टोन होता है उसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। जो किडनी में स्टोन पाया जाता है ना, किडनी के स्टोन का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। और ध्यान रखना कि जो किडनी का स्टोन होता है वो मेल के अंदर में होता है सबसे ज्यादा। 80% केस में किसमें पाया जाता है? मेल में। भाई साहब, यानी कि अगर जितने भी लड़के हैं यहाँ पे वो ध्यान दीजिए, अगर आप पानी नहीं पीते तो पानी जबरदस्त पीजिए, और बाहर के जो जंक फूड है वो कम खाइए। ठीक है? ठीक है, जितने भी प्रोटीन के प्रोडक्ट होते हैं उसको थोड़ा कम खाइए। जिम तो जा रहे हो आप, सही बात है, लेकिन जिम जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई प्रोटीन ले लो, प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग हो, मतलब शरीर बन जाएगा। गलती भी मत करना, जितना ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट लोगे उतनी ज्यादा किडनी और लीवर को इफेक्ट करोगे आप। आए समझ में? तो किडनी और लीवर दो ऐसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं जो आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। अगर आपको अपनी किडनी से प्यार है तो ध्यान दीजिएगा प्रोटीन प्रोडक्ट वाले जितने भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं उसका यूज ना करें। दूसरा, अब जिस प्रकार जैसे अब क्या ना कि हम अपनी बात कर लो या बहुत जितने भी और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों कि अपने शरीर से यूरिन को तो डिस्चार्ज करते हैं। तो अब यूरिन को डिस्चार्ज, जैसे अभी यूपी पीसीएस में कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था कि मानव अपने मूत्र के रूप में क्या विसर्जित करता है, यानी कि जो ह्यूमन है वो जो यूरिन को डिस्चार्ज करता है उसके यूरिन में मेनली क्या पाया जाता है? सबको पता है कि यूरिया पाया जाता है। तो अब यूरिया अगर पाया जाता है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो यूरिन के आधार पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है, अलग अलग कैटेगरी बनाई है, और उनके आधार पर हम इनका अलग अलग नामकरण करते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। जैसे जो भी एनिमल अपने यूरिन से अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसे हम बोलते हैं अमोनियोटैलिक। क्या बोलते हैं? अमोनियोटैलिक। ध्यान दीजिएगा कि जो भी जानवर अमोनिया अपने मूत्र के रूप में विसर्जित करते हैं, भाई ऐसा तो नहीं कि खाली यूरिया ही करेंगे। कुछ लोग जैसे पानी में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कितने एक्वेटिक का मतलब जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे मछली बोल दो या फिर आप उसको प्रोटोजोआ बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो भी पानी में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने यूरिन के रूप में अमोनिया को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। तो जब अमोनिया को करेंगे तो क्या बोलेंगे? उसे हम अमोनियोटैलिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? अमोनियोटैलिक। याद करेंगे इसे। हाँ बिल्कुल प्रेरणा, और भी बहुत सारी दवा भी आजकल आ गई हैं, आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी जानवर अपने मूत्र से अमोनिया को निष्कासित करते हैं उन्हें अमोनियोटैलिक कहते हैं। क्लियर है? जितने भी पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो अमोनिया निष्कासित करते हैं। दूसरा, जो जानवर अपने मूत्र के रूप में मूत्र के जरिए यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो जितने भी रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं ना वो अपने यूरिन को क्या करते हैं? यूरिन के रूप में क्या निष्कासित करते हैं? आपका जाकर यूरिक एसिड, जिसे हम क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिक कहते हैं। क्या बोलेंगे? यूरिकोटैलिक कहेंगे। और उसके बाद जो जानवर जो भी मैमल्स की बात कर लो अपने यूरिन के रूप में क्या निष्कासित करेंगे? यूरिया निष्कासित करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? उन्हें हम कहेंगे यूरियोटैलिक। ठीक है? जैसे कि आपका मैमल, जितने भी मैमल्स की बात करो तो जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मैमल्स बोल लो, जितने एम्फीबियंस बोल सकते हो, सबमरीन स्पीसीज जो अपने मूत्र के रूप में यूरिया निष्कासित करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूरियोटैलिक बोलेंगे, जैसे मैमल्स यानी कि जैसे हम। इज इट क्लियर? क्लियर है?
बिल्कुल सही कहा अनमोल, अगर यूरिन का साइज होगा तो आराम से। सर इतना क्लियर कोई नहीं करता, योर बेस्ट टीचर फॉर मी एंड ऑल, थैंक यू सो मच सर प्रताप। बाकी भी और भी सब्जेक्ट है जो कि अच्छी तरीके से ही हो रहे हैं और समझ में आना चाहिए चाहे कैसे भी आए, क्या बोलते हो? ये समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है। और इसके अलावा आपने अगर मान लो सर किडनी खराब हो जाती है, हमें कैसे पता चलता है कि किडनी खराब हो गई? आए समझ में? तो देखो किडनी अगर खराब हो जाए, ओहो, किडनी अगर खराब हो जाए तो क्या कैसे पता चलता है? ये कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, मैं इसको ये कर देता हूँ, दिखा देता हूँ पहले। देखो इन फैक्ट को भी आप याद कर सकते हो वैसे तो। केरेटिनिन एक प्रकार का प्रोटीन, सब देखा होगा आपने, जब भी किडनी खराब होती है तो जब यूरिन की जांच हो जाती है तो क्रेटिनिन जो है वो देखा जाता है। अगर ब्लड में आपके यूरिन के अंदर में अगर क्रेटिनिन की मात्रा ज्यादा है तो उसका मतलब कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, डायलिसिस की जरूरत होती है। लेकिन अगर मान लो कोई लेडीज है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसके उसके यूरिन में क्रेटिन की मात्रा जो होती है वो पाई जाती है। क्लियर है? दूसरा, ब्लैडर की जब हम बात करें तो ध्यान रखेंगे जो ब्लैडर होता है वो अब्सेंट होता है किसमें? सांप में, क्रोकोडाइल और बर्ड्स में। ये क्वेश्चन आपके पीसेस में पूछा गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसमें मूत्राशय नहीं होता? ठीक है, उसमें पीजन था, कबूतर था, तो कबूतर क्या है? एक प्रकार का पंक्षी है, बर्ड है। ठीक है। दूसरा, स्नैक में और ये नहीं होता, ब्लैडर नहीं होता। ऐसे कैसे ना, जो भी पंक्षी ऊपर से जाते हैं, टप टप ऊपर गए, ऊपर से टप से नीचे कर देते हैं और फिर बोलते हैं अरे यार प्रसाद मिल गया ऊपर से, ना। तो ब्लैडर किस में नहीं होता है? ब्लैडर आपके बर्ड्स में, क्रोकोडाइल और स्नैक्स में नहीं होता है। दूसरा, अगर हम बात करें जो यूरिन में जो स्मेल आती है ना, स्मेल जो आती है वो यूरिनोड की वजह से आती है। किसकी वजह से? यूरिनोड की वजह से। और जो कलर होता है यूरिन का जो कलर होता है वो किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि जो पब्लिक टॉयलेट में जो स्मेल आती है वो यूरिनोड नहीं होता, वो अमोनिया होता है। पब्लिक टॉयलेट में जो स्मेल आती है वो अमोनिया की वजह से होता है, और यूरिन में जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से होता है बच्चों? यूरिनेट की वजह से होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये कुछ चार मैंने कुछ और भी एनिमल्स बताए हैं, कुछ ऐसे फीचर्स की क्रीचर्स बोल सकते हो जिसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस छोड़ दो, मैमल्स में किडनी होती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें जो स्पॉन्ज होते हैं ना, स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज के अंदर में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? ऑस्किलम होता है। क्या होता है? ऑस्किलम। अमीबा की जब हम बात करें तो अमीबा क्या करता है? अपनी बॉडी से जो डिस्चार्ज करता है हार्मफुल सब्सटेंस को, वो क्या करता है? वैक्यूल के जरिए, संकुचित वैक्यूल जिसको बोलते हो, उसके वैक्यूल का मतलब वो खाद्य रिक्तिका जैसा होता है, रिक्तिका, उसके दारू करता है। प्लेटफॉर्म की बात करें, जो प्लेटफॉर्म होता है वो अपने वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? फ्लेम सेल के द्वारा करता है, अपने शरीर से जो फ्लेम सेल्स हैं उसके द्वारा रिलीज करता है। दूसरा, अगर हम बात करें हायर एनिमल की बात करें, एग्जाम्पल की बात जैसे अर्थवर्म की बात करें, तो अर्थवर्म में क्या होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्राइट बोलते हैं। इसके थ्रू अपनी बॉडी से ये क्या करता है? हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर करता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही कहा, यूरिन टेस्ट करने पर पता चलता है क्रेटिनिन और यूरिक एसिड और भी बहुत सेल्स होते हैं, माइक्रोस्कोप करने से पता चल जाता है। अगर आपकी यूरिन काफ़ी अच्छी है तो ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे सब्सटेंस आपके शरीर से बाहर, मतलब क्रेटिन आपकी ब्लड इसमें आना, यूरिन में आना आपके किडनी इन्फेक्शन को बढ़ाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लड, अगर आप बहुत सारे लोग तो ब्लड टेस्ट करा लेते हैं लेकिन यूरिन टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप अपने शरीर को अच्छी तरीके से रखना चाहते हो तो अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आपको साल भर में एक बार अपना स्टूल, अपना यूरिन और अपना ब्लड फुल चेकअप कराना चाहिए। और अगर आप 30 साल के हो चुके हो तो आपको अपना ब्लड टेस्ट, आपका यूरिन टेस्ट और आपका जाकर के आपका स्टूल टेस्ट और आपकी बॉडी का जो भी फुल मतलब आप वो फुल एब्डोमेन जो है आपका अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी होता है। अगर अभी कराते हो तो ध्यान रखना बुढ़ापे में होने वाली जो बीमारी होगी वो आपको नहीं होगी। जितने भी बुढ़ापे में जितनी बीमारियां होती हैं, थायराइड की बात कर लो, शुगर की बात कर लो, किडनी खराब की बात कर लो, ये सब जो डायबिटीज की बात कर लो, ये सब बुढ़ापे में नहीं होती, ये सब इसी एज में होती है। बट इस एज में हम क्या नहीं करते, हमारी बहुत ताकत हमारी इस एज में होती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ते 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 बुढ़ापे में ऐसी कंडीशन हो जाती है जो लाइलाज बीमारी हो जाती है। इज इट क्लियर? सो गाइस, आज की क्लास की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एस्केटिक सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम जो है क्या करेंगे, कौन बनेगा टुडेज टॉपर खेलें।
खेलने वाले हैं। तो टुडेज टॉपर का मतलब कि अभी मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछूंगा, 30 सेकंड का टाइम दूंगा। ये 30 सेकंड का टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मैं सवाल बोलूंगा आप तक पहुंचने में कम से कम 5 से 10 सेकंड, 5 से 6 सेकंड, और आपके सवाल मेरे तक आने में, ठीक है, 5 से 10 सेकंड लग जाएंगे। तो ये जो टाइमिंग 30 सेकंड का टाइमिंग है, ये हमारे बीच का जो कन्वर्सेशन है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई आप कुछ क्वेश्चन आपको पता है या नहीं, या किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके पीसेस में, वो भी आपको पता चलने वाला है। क्लियर है? तो क्या मैं आगे बढ़ूँ? नहीं, अगर एज 16 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मस्ती से खाए पिए और, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और हम अपने नेक्स्ट विंडो के चलते हैं, खेलते हैं टुडेज टॉपर। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे क्या करो, मुझे कमेंट करके अभी बताओ, जब तक मैं दूसरे विंडो की तैयारी कर लेता हूँ, मतलब टुडेज टॉपर की बात कर लेता हूँ। क्लियर है? सारे के सारे लोग हैं, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे पूछने वाला हूँ। अगर पता है तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और नहीं पता है तो सुनिएगा जरूर, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। चलिए, आप सब आ गए? ओके, आप सभी आ गए, रेडी हो चुके। चलिए, तो चलिए आज का जो है ये टुडेज टॉपर जो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉपर में कौन कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है आज का टुडेज टॉपर। तो आज का सबसे जो पहला सवाल है वो आपके मोबाइल, ये रहा। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, या ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। क्लियर है? 30 सेकंड का जो टाइम है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। सारे के सारे लोग जो है फटाफट कमेंट करेंगे आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहला जो आंसर आया है, 3 आंसर मैं देखूंगा। सबसे पहला आंसर जो है शशिकांत का आया है लैक्टोमीटर, मयंक का है ग्लैवनोमीटर, आशीष का है, ठीक है, शिवम का भी है, शिवान का, नंदिनी का, शाहिद का भी आज का है। ए ऑप्शन सभी के हैं, क्या बात है? ऑप्शन ए। 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही, लैक्टोमीटर। चला जाए अगला सवाल जो है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से किसने पहली बार कंप्यूटर वॉर्म शब्द का इस्तेमाल किया? Who among the following used the term computer worm from the first time? जैसे कंप्यूटर में वायरस फिर आता है, देखा होगा आपने, कंप्यूटर के वायरस के बारे में सुना होगा आपने, वर्म के बारे में सुना होगा। तो वर्म सब कंप्यूटर जो वर्म का यूज सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन जो है आपके मोबाइल पे ये रहा। पहला है जॉन बर्नर, ऑप्शन ए। ऑप्शन जो बी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी है जॉन McCarthy, और तीसरा जो है आपका JP डेकार्ट। ऑप्शन आ चुके हैं। 30 सेकंड का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। फटाफट आंसर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं फटाफट आंसर दीजिए। 22 सेकंड बीत चुका है। 17
15 सेकंड बीत चुका है। सही आंसर के में जो है वो 3 आंसर देखता हूँ मैं सबसे पहले किसके आता है। 9 टाइम जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। आशीष का है सी। 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। जो सही आंसर है वो है ए। आप में से सभी लोगों ने सी किया, लेकिन आंसर जो है वो किसका, यूनिस का सबसे पहला ए आया है बिल्कुल। उसके बाद जो है फिर विमल का आंसर यहाँ पे सही है, कृपालू का आंसर बिल्कुल सही है। क्या बात है, बाकी सी आ रहा है, लेकिन 3 आंसर जो अभी तक सही आ चुके हैं। ओके, बी नहीं, आंसर बी भी नहीं है। क्या बात है, ठीक है, सभी का आंसर बी और सी है। ए बहुत कम लोगों का आंसर है। ठीक है, ठीक है, कोई ना, सभी आंसर जरूर दीजिएगा। देखना चाह रहा हूँ कि आंसर क्या है और कैसा लग रहा है आपको ये सेगमेंट। मतलब ये जो टुडेज टॉपर है, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो भी जरूर बताइएगा। अगला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? Who among the following considered as the father of artificial intelligence? देखो, अगर हम बात करें ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सब पीसेस के क्वेश्चन है, जिसमें यूपी पीसेस भी है, झारखंड पीसेस भी है, राजस्थान पीसेस भी है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो एक बार ले लेता हूँ। ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है ली डे फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है जॉन डी और ऑप्शन डी है JP इकार्डी। आई लाइक वेरी मच, अच्छा लग रहा है ना। बस चला जाए, 30 सेकंड का टाइम मैंने आपको दे दिया। फटाफट आंसर दीजिए। सेकेंड। देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन को करने में भी आपको मजा आएगा, बोर नहीं होगे ना। ये तरीका इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन तो मैं एकदम ऐसे भी पूछ सकता हूँ, बट ये मजा आ रहा है, मतलब उसमें लगेगा कि हाँ आप भी अच्छे तरीके से कर रहे हो, है ना। 7 6 5 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। और जो सही आंसर है वो क्या है, फटाफट ठीक है, प्रतीक का आंसर सही है बिल्कुल, बाकी तो गलत ही चल रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिए। आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, आपको मैं बता चुका हूँ। कितने प्रकार के होते हैं मैंने वो भी डिस्कस किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से होती है। मतलब कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे गैजेट है, हम उसको इस तरीके से वर्क करा रहे हैं जिसमें क्या हो कि वो ह्यूमन के जैसे वर्क कर सके। अब ह्यूमन के जैसे की वर्क की बात करें तो प्रॉपर तरीके से ह्यूमन के जैसे वर्क तो नहीं कर पाएगा। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वीक AI के बारे में मैंने आपको बताया था, जनरल AI के बारे में बताया था। अगर आपको ये नहीं पता कि भाई वीक AI जनरल AI क्या है, तो आप इसी में जाकर रोबोटिक्स वाली मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने बताया। जैसे अगर वीक AI की बात करें, आजकल हम यूज़ करते हैं। अगर आप अपने फ़ोन की बात करिए, सिरी है, या सिरी सुना आप, अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें सिरी होता है, वो एक प्रकार का वीक AI है। इसी के अलावा अगर आपके पास क्या होगा, एलेक्सा है, तो वो भी वीक AI है। कोई भी अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो तो देखो एक पॉपअप मैसेज करके आता है ना, वो भी एक प्रकार का AI है। या अगर आप चेस खेलते हो फ़ोन में, लूडो खेलते हो, ये सारी की सारी जो है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या आपका वीक AI है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बोलो ऐप पता था ना, कि एक बच्चों का एक ऐप है, उसमें क्या दिया गया, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। स्पीच रिकग्नाइजेशन को बोल सकते हो। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल बुद्धि का जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इसका जो जनक माना जाता है वो जॉन को बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो जाए, अगला सवाल ले लेते। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन पहली गणना करने वाला उपकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? ये पीसेस में, यूपी पीसेस में क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ए एबकस, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी टर्निंग मशीन और ऑप्शन डी पार्सलिंग। क्लियर है, फटाफट आंसर दीजिएगा। 30 सेकंड का टाइम मैं आपके लिए फिर से दे रहा हूं।
पहली गणना करने वाली मशीन, जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो पता होगा। कोई बात नहीं, अगला आंसर देंगे। आंसर आ चुका है, सबसे मिश्रा जी का आंसर आया है अबेकस, उसके बाद आशीष का ए है, सुधीर का आंसर है। जितने भी लोग हैं सारे कमेंट करें, केवल देखने से काम नहीं चलने वाला। 48 लोग हैं, कमेंट करें, गलत हो तो भी ठीक है, क्योंकि जब गलत होगा तभी तो पता चलेगा आंसर क्या है। 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। जो सही आंसर है वो बिल्कुल एबेकस है। एबेकस एक प्रकार का खिलौना है। क्या है? एक प्रकार का खिलौना है जिसको आप बच्चे जिसमें खेलते हैं, वो 1 2 3 करके। इसे जो है आज से 2000 साल पहले जो है इसकी उत्पत्ति चाइना में मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद फिर जो भी कैलकुलेटिंग डिवाइस आई, इसके अबेकस के बाद आई। ठीक है, तो अबेकस जो है वो क्या है? सबसे पहला गणना करने वाली जो मशीन। क्या बात है? ठीक है। नहीं, आप में से बहुत लोग के आंसर गलत भी है, सही भी है। चलो, जितने भी लोग गलत आंसर दे रहे हैं ना, अच्छी बात उनके लिए क्या होगी पता है? कि ये क्वेश्चन का आंसर आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से मुझे कमेंट करोगे तो ये चीजें याद भी हो जाएंगी आपको, और पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सेगमेंट अच्छा नहीं है, आप मुझे पढ़ाई दीजिए, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सेगमेंट है टुडेज टॉपर वाला, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके पीसीएस में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको लगता है ये होना चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये होना चाहिए, और नहीं तो भी अगर जितने लोग के आंसर जितने ज्यादा होंगे, मैं उस हिसाब से क्या करूँगा, डिसीजन दूंगा। तो अगला सवाल जो है वो ले लेते हैं। कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण का चयन करें। सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी MS DOS, या फिर डी बोथ A and B। ओके, नंदिनी का है सर, बहुत अच्छा है, ठीक है, चलो ये होना चाहिए आशीष, बिल्कुल है ना। इसे कुछ क्वेश्चन भी आपके रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल, चलो ठीक है, पक्का होना चाहिए। तो हर क्लास के बाद ही सेगमेंट करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट आंसर दीजिएगा। सलीन ने कहा है यस होना चाहिए। आपको बता रहा है कि कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण करना है। इसमें से कौन कौन सा कंप्यूटर का एप्लीकेशन है? वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक है। MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS DOS है, और बोथ A और B है। दुर्गेश ने कहा होना चाहिए, तो बिल्कुल हाय एवरीवन, सॉरी एक्चुअली क्या है कि फिर से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो, ये जो आंसर मैंने बताया था, ये पहला क्वेश्चन जो था उसका, हाँ बफरिंग हो गई, अब आवाज आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन आपको आंसर मेरा जो है आपको देना है, क्लियर है। चलो, अगर अब मेरी आवाज आपको आ रही है तो फटाफट बताएं। इसका जो आंसर था वो बोथ है MS वर्ड और MS एक्सेल जो है वो क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें तो ये जो MS DOS की जब बात करें, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे विंडो रन करता है, क्लियर है। मेरी आवाज अगर आ रही है आप सभी को तो प्लीज बताएं। ओके, चलो ठीक है। तो अगला सवाल जो है वो ले लेते हैं बच्चे। अगला सवाल आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट आंसर दीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी में बनी छवि है। The image formed in the compound microscope is option A erect, option B inverted, option C sometime erect or sometime inverted, और option D none। सूक्ष्मदर्शी में जो छवि बनती है वो क्या है? इरेक्ट होती है, B इन्वर्टेड होती है, समटाइम इरेक्ट और समटाइम इन्वर्टेड होती है, या नन? फटाफट बताइएगा। 30 सेकंड का टाइम मैं टाइमर स्टार्ट कर दे रहा हूँ। फटाफट से समय जा रहा है, फटाफट बताएंगे। बहुत आसान सा सवाल है, ABCD सारे ऑप्शन आ गया, तो फिर ABCD। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो इसको याद रख लीजिएगा ना बाद में, क्लियर है। 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा, और जो सही आंसर है
बी आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप में से बहुत लोग के आंसर सही भी थे और गलत भी थे। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये रहा। अपवर्तक सूचकांक की SI इकाई है। SI यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, ये क्या है? क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, ध्यान दीजिएगा। जो SI यूनिट होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, अपवर्तक सूचकांक की, उसकी SI क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी वॉट, या ऑप्शन डी नो यूनिट। समझ में आ रहा है? ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको आंसर देना है 30 सेकंड के लिए। भाई क्या है ऐसा यूनिट? तो आपने पढ़ा होगा, अपवर्तक सूचकांक जो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो इकाई होती है वो क्या होती है? फटाफट आंसर नहीं। ऑप्शन डी डी डी, बहुत सारे लोग का ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन डी। 7 सेकंड जो है और बचे हैं। 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। बिल्कुल सही कहा, कोई यूनिट नहीं होती। क्या बात है, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आप लोगों के अधिकतर क्वेश्चन, मतलब अधिकतर लोगों के जो आंसर हो रहे हैं ना वो सही आ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आपके घर में जितने भी मम्मी पापा जो भी हों बैठे हैं उनको भी बता दें कि भाई अब क्या टुडे टॉपर चल रहा है, केबीसी में पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन नॉलेज आपकी चेक जरूर हो जाएगी। लाइक जरूर करते रहेगा वीडियो को प्लीज, मैं बोल रहा हूँ बहुत हम जो भी टीम है हमारी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। पास्कलिन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? Who invented mechanical calculator called Pascaline? Option A, Charles Babbage. Option C, Blaise Pascal. Option D, Alan Turing. Option D, Lady Boyce. ऑप्शन आपके मोबाइल के साथ ही में है और आपको 30 सेकंड का टाइम भी जो है लॉक किया जा चुका है। फटाफट आंसर देखना है कि फटाफट आंसर आ रहे हैं। बहुत आसान सवाल है ये तो। बहुत आसान सा सवाल है। टाइम जो है वो बीत रहा है। 5 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। और सही आंसर दूसरा ऐसा सवाल ये है आपका जिसमें सबसे ज्यादा जो है आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो बिल्कुल सही है, आपके आंसर आ गए। और एक अगला सवाल हम फिर ले लेते हैं और फिर देखते हैं इसका आंसर भी आप दे पाते हो या नहीं दे पाते। अगला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है। 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के अग्रदूत एप्रानेट पर पहली बार किस वायरस का पता चला था? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के अग्रदूत एप्रानेट पर पहली बार किस वायरस का पता चला था? विच वॉज फर्स्ट वायरस डिटेक्ट ऑन एप्रानेट? ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए है EXE5, ऑप्शन बी है पीपर वायरस, ऑप्शन सी है पीपर वायरस, ऑप्शन डी है ट्रोजन हॉर्स। समझ में आ रहा है? क्या आंसर हो सकता है इसका बताएंगे आप? 30 सेकंड का टाइम भी मैंने आपको दे दिया। हाँ, और रशिका यादव कंप्लीट करा दूंगा बच्चे, वो भी करा दूंगा, परेशान ना हो। बहुत आसान सा है ये भी 1-2 क्लास में कल या परसों में अपलोड कर दूंगा, है ना, कंप्यूटर वाले। फटाफट आंसर दीजिएगा। 2 आंसर, पहला डी आंसर आया, बी आंसर आया, C2 का बी है, बी आंसर आया है। ठीक है, 6 5 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। और सही कहा, पीपर वायरस है। सबसे पहला जो पीपर वायरस है एप्रानेट पर इस वायरस का पता चला था, मतलब इन्होंने वो किया। ठीक है, सभी का आंसर सभी आ रहा है और मजा भी आ रहा होगा आप सभी को, है कि नहीं? तो अगले सवाल ले लेते हैं। चलिए, कोई ना, अगर मान लो अगर ऑप्शन नहीं आता है ना, पता नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या करिए, जैसे सुधीर ने कहा है कि सर डोंट नो,
उसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला जाए, अगला सवाल जो है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये रहा। ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन जो है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है बर्ड, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है मैमल्स, ऑप्शन डी है सॉइल्स। ऑन्कोलॉजी नाम जरूर सुना होगा, ये अगर यूपी पीसीएस वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन्होंने जरूर सुना होगा इसका। ऑन्कोलॉजी ऑप्शन जो है आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आंसर चाहिए, कैंसर है सके, शशिकांत मिश्रा ने लिखा है कैंसर, ऑप्शन आशीष ने लिखा है ए, रसिका यादव ने लिखा है बी, विमल ने लिखा है सी। अच्छा एक चीज़, जैसे ये साइंस की मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आप चाहते हो कि पॉलिटी और करंट अफेयर्स के भी और आपका जा करके हिस्ट्री वगैरह का भी इस तरीके से होना चाहिए? अगर हो तो बताना, मैं स्टार्ट करूँगा। 5 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। और जो ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर का जो है, जब हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? सही है। तो चला जाए, अगला सवाल भी ले लेते हैं। अगला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, सवाल क्या है? न्यूमिटिस्मैटिक्स का अध्ययन है, न्यूमिटिस्मैटिक्स का अध्ययन है। हिंदी में पढ़ोगे ना कैसे हो जाता है देखो, और इंग्लिश में पढ़ो उसको देखो। न्यूमिस्मैटिक इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए कॉइन्स, ऑप्शन बी नंबर्स, ऑप्शन सी स्टैम्प, या ऑप्शन डी स्पेस। सर ये होना चाहिए, ठीक है सर, ये सभी को हो जाए ऐसा, सर ये सभी को हो जाए, हाँ बिल्कुल सर। लेट्स स्टार्ट पॉलिटी। चलो स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन जो है आप एक बार दो अच्छा आंसर दो, आज से एक्सेप्ट करा दीजिए। हाँ बिल्कुल कराऊंगा, ये तो सीरीज भी चालू रखूंगा, परेशान ना हो। पहला ऑप्शन जो है मैं दे चुका हूँ आपका, ये आंसर दीजिएगा पॉइंट नंबर स्टैप स्पेस। ओके, अविनाश यादव ने लिखा है पॉइंट, ठीक है अच्छा है। नंबर्स, ठीक है, नंबर्स भी आ रहे हैं ऑप्शन ए बी सी, क्या बात है। सिक्कों का अध्ययन, ए इज राइट। अनमोल ने कहा है ए इज राइट। नहीं पता, ठीक है प्रेरणा, नहीं पता बच्चे, एकदम तुक्का नहीं माना, क्योंकि तुक्का मारने से गलत हो जाता है। 7 6 5 4 3 2 और 1 समय समाप्ति की घोषणा। वो है यानी कि ए। आए समझ में? क्या बात है, बहुत लोग आंसर जो है आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आया था कि सर यही लगा दो एकदम लाइक। प्लीज अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और अगला सवाल भी चलो ले लेते हैं इसी के साथ। अगला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? स्टडी ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ बोन्स, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ नॉइस, और ऑप्शन सी स्टडी ऑफ बर्ड्स। सर केबीसी से कितना प्रैक्टिस हो रही है? हाँ बिल्कुल, ये सही भी तो है। ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है आपका। हिस्ट्री में यूज करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे। अच्छा आंसर जो पहला ऑप्शन आया शशिकांत का, ठीक है। देखो इसे ना आपको मैं कुछ ऐसे कितने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि इससे होगा ना आपका जो भी मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस पेपर में, वो इस तरीके से हो जाएगा। ये जो एग्जाम, ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं पीसेस का बच्चे, पीसेस का है ये सारा का सारा, ठीक है। समय समाप्ति की घोषणा, और जो सही आंसर है वो जो है आपका। और अगर आपने वो मूवी देखी होगी ना, क्या बोलते हैं इसको, रॉबर्ट 2 करके, जो अक्षय कुमार भाई थे, उसमें एंथोलॉजी का वर्ड काफी यूज किया गया था, ठीक है। जो सलीम कुमार थे ना, वो क्या थे, मतलब फादर ऑफ एंथोलॉजी उनको कहा जाता है हमारे इंडिया के अंदर। सलीम नाम सुना होगा आपने। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, महामारी विज्ञान का अध्ययन है। महामारी भाई, जैसे कोरोना की बात करें तो कोरोना को महामारी को लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए एंडोडर्मल डिजीज, ऑप्शन बी डर्मिस डिजीज, ऑप्शन सी एपिडेमिक डिजीज,
या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। महामारी की बात की, महामारी किसे कहते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, जो क्या करे पूरे के पूरे देश को अफेक्ट कर दे उसे महामारी कहते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये चूज करना है, और टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, आंसर आ चुका है सी, ए सी, ठीक है, बहुत बहुत मैसेज। फटाफट आंसर दीजिएगा बच्चों। सी आंसर आ रहा है, अनमोल का भी सी है, अनुभव का भी सी है, मयंक का भी सी है। लगभग लोग जो है वो सही जो है आंसर दे रहे हैं। 5 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। जो सही आंसर है सी आंसर जो है सही है, इसको एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं सर। और एग्जांपल में आप डाल सकते हो कोरोना भी डाल सकते हो, और आप क्या क्या डाल सकते हो इसमें, आप यहाँ पे डाल सकते हो इबोला डाल सकते हो। ये सारे के सारे डिजीज जो है वो मतलब इस प्रकार के डिजीज, ठीक है। तो अगला सवाल जो है वो ले लेते हैं। अगला सवाल, ये सही समझ में आ रहा है ना। ये टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग बच्चों 4:30 से लेकर 6 तक हमारी क्लास होती है, बट आज जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से जो है। अच्छा, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन जो डाल रहे हैं ना, वो केवल एक बार सी टाइप करेंगे। बहुत सारा सी डाल रहे हैं ना, तो ये आपका शो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो यहाँ पे हाइड कर देता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर? आप टाइमर लगाना भूल जाते हैं। नहीं, तो हम टाइमर लगाना नहीं भूल रहे हैं, एक्चुअली नेट की वजह से आपको यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा कभी टाइम मतलब थोड़ा सा लग रहा है, टाइम आ भी रहा है और डिस्टर्बेंस हो रही है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन, बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन ऑप्शन ए कैलोरीज, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी केल्विन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर मुझे लगता है कि छोटा सा बच्चा भी दे देगा कि भाई भोजन की एनर्जी को किसमें हम नापते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है आपके सामने है और टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत आसान है, कैलोरी बिल्कुल सही है। ये आसान से क्वेश्चन इसलिए दे दिया क्योंकि बहुत लोग से कुछ जो भी बच्चे नए होंगे ना, उनसे क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो कि उनका भी बन जाए तो उनको लगे हाँ यार कुछ तो क्वेश्चन मैंने आता है कि नहीं। ठीक है, चलो सही है। और ऐसा कैलोरीज में नापते हैं, अगर कैलोरीज में अगर आप खाना खाते हैं तो आपके लिए सही है। समाप्ति की घोषणा, और जो सही आंसर है वो है। तो चलो अगला सवाल भी ले लेते हैं। इसी के साथ अगला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये रहा, कमेंट करते जाना। ये तो परसों क्लास से मैंने आपको बताया, गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एसिड होता है। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, कौन सा एसिड है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, या ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। टाइमर स्टार्ट हो चुका है 30 सेकंड का। बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर जरूर से दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो भी हमने अभी पढ़ा, पढ़ने के साथ साथ क्या होगा, मस्ती भी होगी। मस्ती में सेंस मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी कर लिया तो वो हो जाएगा। सर अब क्या है, अब कल करवाइएगा प्लीज। हाँ चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है पूजा, अब कल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन वही एसिडिक एसिड भी आ रहा है। 5 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। जो सही आंसर तो चलो ठीक है बच्चों, आज का जो सेशन है हम उसको यहीं पे रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। और जो है कल की क्लास में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हम हर्ट वाला टॉपिक देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्ट वाला सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में एक्सपेक्टेशन के बाद कौन सा होना चाहिए वो कल बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो इन 5 मिनट में इसको देख लेता हूँ, और नहीं तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल वापस मिलते हैं 4:30 बजे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हैं फटाफट। सर मज़ा आ रहा है। ये क्लास कब से स्टार्ट होती है? ये क्लास 4 बजे से 4:30 से लेकर के 6 बजे तक होती है, बट आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी लेट होती है। वेलकम बच्चे, कैसा लगा कमेंट जरूर करना। परफेक्ट, थैंक यू, वेलकम बच्चे, थैंक यू सो मच सुबह।
ब्रिलियंट क्लास सही है सर। हु विन? अब जिन्होंने क्लास मतलब अच्छे तरीके से आंसर दिया वो विन हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू देखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये क्लास भी बिल्कुल मैं आगे रखूंगा। ठीक है, और टुडेज टॉपर आप देख लो कि आप में से कितने क्वेश्चन थे और उसमें से किसका आंसर अपने मतलब अपने अपने सुविधा के अनुसार देख लो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं और कल वापस मिलते हैं। कल भी हम खेलेंगे टुडेज टॉपर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।